बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने चैप्टर नंबर 17 जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वो स्टार्ट किया था, और मैं उसको मजीद अ, आगे लेकर चलूँगा इस चैप्टर को। अ, देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे थे, ये आपके सामने भी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के ना उसमें तीन एलिमेंट बताए थे: रिसेप्टर, न्यूरॉन्स और इफेक्टर। रिसेप्टर और न्यूरॉन्स तक मैं पिछले जो लेक्चर है उस तक कंप्लीट कर चुका था। अभी मैं इफेक्टर से स्टार्ट करूंगा। और ये देखो, रिसेप्टर जूम कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, रिसेप्टर भी हमने पढ़ लिए, उनका स्किन में कैसे रिसेप्टर होते हैं वो खास तौर पर पढ़े हमने, क्योंकि सारी बॉडी के रिसेप्टर पढ़ना ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है आपके लेवल पर। उसके बाद न्यूरॉन्स पढ़े, न्यूरॉन्स की टाइप्स वगैरह पढ़ी, उनके फंक्शंस और उनके अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर पढ़े, तो यानी कि उनकी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा उनका, और किस किस्म के न्यूरॉन होते हैं, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या फर्क होता है मोटी न्यूरॉन्स के, ये सारा पढ़ा। तीसरा पोर्शन है इफेक्टर्स का। इफेक्टर्स तीन लाइनों में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इफेक्टर बेसिकली हम पहले ही पढ़ लिए हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमने मसल बड़ी अच्छे से पढ़ लिया, तो वो इफेक्टर होता है। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा इफेक्टर होता है वो ग्लैंड्स होते हैं, और ग्लैंड्स हम बेसिकली इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर उसने सिर्फ तीन लाइनों में लिखा: These are the structures which respond when they are stimulated by impulse coming via motor neuron। ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं, वो ये कह रहा है, ये वो वाले स्ट्रक्चर हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। कब रिस्पॉन्स करते हैं? जब मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल देकर आता है। अगर मैं अपनी बात को बल्कि मैं अपनी बात को रिपीट करने की बजाय आपको नीचे ही ले चलता हूँ, जरा सा नीचे अगर मैं लेकर जाऊँ आपको, तो ये देखो, ये एक रिफ्लेक्स आर्क बनी हुई है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये स्किन को स्विच हुई है, तो सेंसरी न्यूरॉन के पेरिफेरल जो फाइबर है वो ये सेल बॉडी तक लेके गया। ये सेल बॉडी यहाँ तक है, लिखा लिखा हुआ है सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेल बॉडी सेंसरी न्यूरॉन से आगे सेंट्रल फाइबर है, और ये सेंट्रल फाइबर जो है ये सीएनएस तक लेके गया, यानी कि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है। स्पाइनल कॉर्ड में आगे इंटर न्यूरॉन है या एसोसिएट न्यूरॉन है, और एसोसिएट न्यूरॉन से आगे फिर मोटर न्यूरॉन है, ये दिखाया हुआ है मोटर न्यूरॉन यहाँ से ऐसे। और मोटर न्यूरॉन ने जाकर इफेक्टर तक लेके गया है, यानी कि इफेक्टर तक जब मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है, तो इफेक्टर खुद फिर कुछ उस सिग्नल के तहत, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कुछ काम करते हैं। जैसे कि मसल, अगर इफेक्टर इफेक्टर दो ही होते हैं, या तो मसल होंगे या फिर ग्लैंड्स होंगे। मसल होगा तो वो मसल का एक ही काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ग्लैंड होगा तो ग्लैंड का एक ही काम है सिक्रीट करना, तो फिर वो सिक्रीट करेगा। These are the structures which respond when they are stimulated by impulse coming via motor neuron। यही बात जो मैंने आपको समझाई है वो याद रखिएगा। द प्रिंसिपल इफेक्टर्स आर ग्लैंड्स। जो प्रिंसिपल इफेक्टर्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? ग्लैंड्स हैं। विच पहला मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं? वो बेसिकली ग्लैंड्स होंगे या मसल होंगे। द प्रिंसिपल फैक्टर्स आर ग्लैंड्स विच रिस्पॉन्ड बाय सक्रीटिंग। यही बोला ना कि ग्लैंड क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्या शो करते हैं? सक्रीट करते हैं, यानी कि केमिकल निकालते हैं। एंड मसल्स, या तो ग्लैंड होंगे और या फिर मसल होंगे, और या फिर ये देखो मसल होंगे, विच रिस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। और मसल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन से। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द नर्वस सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन, यानी कि सिग्नल कैसे बेसिकली नर्वस सिस्टम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो कह रहा है वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू जाता है। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली मैंने अभी तक पिछले लेक्चर्स अगर आपने सुने हैं तो उनमें मैंने काफ़ी जगहों से आपको बताई है। और फिर इसकी एक और डायग्राम भी मैंने आपको दिखाई है, तो आपको ये बिल्कुल यानी कि फौरन से जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सारी समझ लग जाएगी। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली पहले वो रिफ्लेक्स आर्क के एलिमेंट बताएगा कि क्या क्या इसमें होता है। रिफ्लेक्स आर्क में बेसिकली वही होता है जो नर्वस सिस्टम में, इसमें एक नर्वस रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो रिसीव करता है स्टिमुलस को। उसके बाद एक न्यूरॉन होता है जो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कुछ न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को सीएनएस तक लेके जाएगा, और फिर सीएनएस से फिर ये न्यूरॉन मजीद कुछ न्यूरॉन्स होंगे जैसे मोटर न्यूरॉन्स हैं, तो वो सिग्नल को इफेक्टर तक लेके जाएंगे। ठीक है।
ये पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर मैं दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। 15-20 दफा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एक दफा और पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा देता हूँ। जैसे कि ये दिखाया गया है कि यहाँ पर एक सुई लगी है, एक नेल पड़ा हुआ है, और ये स्किन को टच हुआ तो स्किन से कुछ पेन के रिसेप्टर हैं। ठीक है, पेन के रिसेप्टर फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ पेन फ्री नर्व एंडिंग्स क्या क्या होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, और स्किन में कैसे पड़ी होती है, ये पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो ये देखो, ये सिग्नल ऐसे जा रहा है, ये एरो से शो भी हो रहा है, ये एरो से शो भी हो रहा है, और ये सिग्नल गया। ये देखो, ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ सेंसरी, मुझे एरो को भी, ठीक है। ओहो, चलो, कुछ नहीं होता। तो सिग्नल यहाँ से फिर होता हुआ अ, यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ बेसिकली यहाँ तक, यानी कि ये सेल बॉडी है यहाँ सेंसरी न्यूरॉन की, ये बेसिकली एक ही न्यूरॉन है। ठीक है, ये एक ही सेल है जो कि यहाँ तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है। तो इसका मैं अगर सेंसरी न्यूरॉन को दोबारा यहाँ पर ड्रा करूँ, कल भी मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि सेंसरी न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, और उससे एक फाइबर निकलता है जो कि डिवाइड होता है एक पेरिफेरल पार्ट में और एक सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पी कह रहा हूँ, और इसको मैं सी कह रहा हूँ। पी से पेरिफेरल और सी से सेंट्रल। ये पी से पेरिफेरल जो है, ये स्किन या फिर दूसरे हिस्सों से सिग्नल लेकर आएगा किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, और ये जो सी है, ये सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा किसकी तरफ, सीएनएस की तरफ। ठीक है, समझ लग गई। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये भी पेरिफेरल पार्ट है, और ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, क्योंकि ये सेल बॉडी के बाद स्टार्ट हुआ है ना, तो ये देखो सेल बॉडी के बाद क्या स्टार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये सी वाला, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो सी वाला पार्ट है, ये इनके सेंट्रल पार्ट है, ये सीएनएस में दाखिल हो गया। सीएनएस में मजीद कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं, और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स से फिर सिग्नल मजीद आगे मोटर न्यूरॉन से जाएगा, और मोटर न्यूरॉन, हाँ, देखो मोटर न्यूरॉन का अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, और फिर दोबारा से अब मैं मोटर न्यूरॉन बनाऊंगा, क्योंकि बात अब मैंने सेंसरी न्यूरॉन की कंप्लीट कर दिया मैं। अब देखो, एक मोटर न्यूरॉन आपको एक लंबा फाइबर नजर आ रहा है, ये देखो, मैं इसको ड्रा भी कर देता हूँ, ये एक लंबा फाइबर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लंबा फाइबर नजर आ रहा है, ये मैं साथ साथ जा रहा हूँ, और ये देखो, ये मसल तक पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पर मसल तक पहुंच गया है। ये नीचे वाला हिस्सा मेरे से गलती से टकरा हुआ है, तो ये सीधा मसल तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई। अब हमने मोटर न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो बेसिकली कुछ इस तरह का था कि उसके सेल बॉडी दरमियान में नहीं होती। कल का अगर लेक्चर आपने सुन लिया है तो उससे आपको पता चल गया होगा कि उसकी सेल बॉडी एक साइड पर होती है। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, है ना। नाइन्थ क्लास में भी कुछ इस तरह से बनाते थे, आपका टीचर भी आपको इसी तरह से बनवाएंगे। ठीक है, और इसकी सेल बॉडी एक साइड पर होगी, और इसका एक लंबा सारा एक जोन होगा। ठीक है, इनको हम डेंड्राइट्स कह देते हैं, और इसको हम एक्सोन कह देते हैं। ठीक है, एक्सॉन बेसिकली सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा होता है सिग्नल को, और डेंड्रॉइड यहाँ पर सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा होता है। तो इसका जो ये सेल बॉडी है ना, बेसिकली ये कहाँ होगी, ये बेसिकली यहीं होगी। सीएनएस के अंदर ही सेल बॉडी होगी, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी यहीं होगी। ये मैंने यहाँ से मैं ड्रा करना मुश्किल हो गया मेरे लिए, मैं दोबारा, ये जो सेल बॉडी है ना, ये बेसिकली, हाँ, यहाँ हो। ठीक है, यहाँ से जहाँ से एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेल बॉडी के आगे फिर ये सारा एक्सोन ही होगा, यानी कि ये सारा पोर्शन जो है, ये सारा क्या होगा, एक्सोन ही होगा। तो एक्सोन ही होगा, और एक्सोन फिर आगे आपको पता है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक्सोन आगे जाके ऐसे फाइबर से बनाता है, छोटे छोटे एक्सोन टर्मिनल बनाता है, और वो बेसिकली यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ये देखो, वही एक्सोन ही है ना, ये एक्सोन नीचे जाके ऐसे, और ये मसल पर, ये ग्लैंड्स पर जाके खत्म होता है। अब मेरे ख्याल में आपको बेहतर समझ आ गई होगी, तो मैं मिटा देता हूँ इसको। एक आपको मैंने और चीज़ भी इम्पोर्टेंट बतानी है, और वो है न्यूरॉन, और न्यूरॉन नर्व फाइबर और नर्व के दरमियान में क्या फ़र्क होता है।
आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगा तो ये आपको सिंपल से, दिस सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट, इसको रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये अक्सर टीचर ना चूक जाते हैं ये बताने में, इसको रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं। अ, ये मैं बताता हूँ। दिस सिंपल रिफ्लेक्स सर्किट इंक्लूड्स ईच ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ न्यूरल पाथवे। ये कह रहा है कि चार एलिमेंट है न्यूरल पाथवे के, उनमें से कोई एक चीज होगी। यहाँ पर इसने चार एलिमेंट बताए हैं। बेसिकली इसने न्यूरॉन्स जो है ना वो दो कर दी हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, जिसकी पेन सेंसिटिव एंडिंग होंगी स्किन में, और द सेंसरी न्यूरॉन हैज पेन सेंसिटिव एंडिंग्स इन द स्किन एंड अ लॉन्ग फाइबर लीडिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा ही था ना, सेंसरी न्यूरॉन की कुछ सेंसिटिव एंडिंग्स थी और उसके बाद एक लंबा फाइबर था जिसके दरमियान में एक सेल बॉडी थी, और फिर आगे वो सेंट्रल फाइबर था जो कि सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा था। दैट न्यूरॉन, और वो वाला ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये स्टिमुलेट आगे किसको करता है, एसोसिएट न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ऐसा ही था। यानी कि ये जो ये सेंसरी न्यूरॉन है ये आगे जाकर के इसको स्टिमुलेट कर रहा है एसोसिएटिव न्यूरॉन को, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। ये जो बटरफ्लाई ये वाला सारा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का है। ठीक है, बटरफ्लाई का भी और बटरफ्लाई की केस का भी। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड हम आगे बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, पता नहीं कितनी तफसील से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझ लग जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की। बाकी चीज़ें तो यही समझ। एन एसोसिएटिव न्यूरॉन द स्पाइनल कॉर्ड विच इन टर्न स्टिमुलेट्स, और एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे किसको स्टिमुलेट करता है, एक मोटर न्यूरॉन को, और ये भी कॉर्ड में ही होता है। ठीक है, ये हमें नजर भी आ रहा है कि एसोसिएटिव न्यूरॉन, ये देखो एसोसिएटिव न्यूरॉन आगे मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, मोटर न्यूरॉन आगे फिर जाकर मसल पर अटैच हो गए। ये एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन कैरीज एक्शन पोटेंशियल टू मसल्स। ये एक्सॉन जो होते हैं मोटर न्यूरॉन के, ये एक्शन पोटेंशियल कैरी, यानी कि एक्शन पोटेंशियल से मुराद है यहाँ पर सिग्नल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये अगला ही टॉपिक है हमारा। यहाँ पर आप इसको सिग्नल समझ, जो सिग्नल जा रहे हैं। तो ये एक्शन पोटेंशियल को एक्सॉन, जो मोटर एक्सॉन होता है, जो मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन, लंबा एक्सॉन होता है जो लेकर जाता है मसल के पास, और इसकी वजह से मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हो गया, क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड विथड्रॉ द बॉडी पार्ट फ्रॉम द डैमेजिंग स्टिमुलस। और इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब जो डैमेजिंग स्टिमुलस है, यानी कि ऐसी चीज जो कि नुकसान पहुंचा रही है जिसम को, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नेल जो था वो एक डैमेजिंग स्टिमुलस था क्योंकि जिसम को नुकसान पहुंचा रहा था, तो यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट होके, जब यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, And- तो ठीक है, जब ये वाला मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला हिस्सा पूरा बाजू ऊपर मूव करेगा। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो फिर नुकसान से दूर चला जाएगा बाद में। The sensory neuron also make a synapse on association neurons not involved in the reflex that carry signal to the brain, warning it of danger। एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, ये जो ये सॉरी ये वाला सेंसरी न्यूरॉन है, ये वाला सेंसरी न्यूरॉन जो है ये एक एक तो एसोसिएटिव न्यूरॉन के साथ बना रहा है साइनेप्स, जो कि डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच है। एक यहाँ पर ये एक और न्यूरॉन के साथ भी बनाएगा से साइनेप्स। साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन्स के कनेक्शन को कहते हैं। ठीक है, एक कनेक्शन, एक न्यूरॉन का साइनेप्स भी हम बेसिकली आगे बड़ा तफसील से पढ़ेंगे। एक न्यूरॉन का इधर न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बन रहा है तो एक साइनेप्स यहाँ बन गया ना। ठीक है, एक साइनेप्स ये नजर आ रहा है आपको कनेक्शन बना। इसी तरह ये एक साइनेप्स और भी बनेगा जो यहाँ पर दिखाया नहीं हुआ, लेकिन उसने एरो से बता दिया है। एक साइनेप्स यहाँ भी बनेगा, एक न्यूरॉन ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं। असल में होता क्यों है, होता कुछ यूं है, रिफ्लेक्स असल में उस चीज को कहते हैं जो बड़ी तेजी से होती है। होता कुछ यूं है कि जब इस तरह का कोई सुई चुभे या फिर हम तवे पर या गर्म चीज पर हाथ रख दें, तो असल में इतना टाइम नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि ये जो सिग्नल है ये यहाँ से सारा ब्रेन तक जाए और फिर ब्रेन में टाइम गुजार के सिग्नल वापस स्पाइनल कॉर्ड तक आए और फिर ये मोटर न्यूरॉन के पास आकर मसल के पास जाए। फिर इसके लिए एक अलहदा सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ जिसको हम रिफ्लेक्स सर्किट कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें ये सेंसरी, सॉरी मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ ठीक है। इसमें ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इससे सिग्नल आता है
स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है सिग्नल, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहले सिग्नल नहीं पहुंचता। स्पाइनल कॉर्ड खुद ही क्या करती है, मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है। ये देखो, एसोसिएटिव न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ और मसल कंट्रैक्ट होकर कम से कम इसको दूर कर दिया। तो इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट, इसको जो अचानक हम पीछे करते हैं ना, हाथ अपना हाथ अचानक पीछे करते हैं, आप खुद भी नोट करें कि जब हम सुई चुभती है या फिर हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर लगता है, तो हमारा हाथ हमारे सोचने समझने से पहले ही पीछे हट जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो जो चीज सोचने समझने वाली है ना, वो दिमाग करवाता है। अगर जैसे ही वो हाथ पीछे हटता है, तो फिर हमारी सोच शुरू होती है, और फिर हम क्या करते हैं, 2 कदम भी पीछे हटा लेते हैं। ठीक है। जो हमारा हाथ एकदम से पीछे हटता है ना, जैसे ही हम सुई पर हाथ रखते हैं उस पर गर्म चीज पर, जो हमारे सोचने से पहले ही हमें पता, मतलब हमारे ब्रेन को पता लगने से पहले ही हमारा हाथ पीछे हट जाता है। वो ये स्पाइनल कोड करवाता है, और ये इसी को रिफ्लेक्स कहते हैं कि दिमाग को नहीं पता चला और नीचे ही सारा काम हो गया। अलबत्ता फिर ये ब्रेन को क्यों सिग्नल जाता है, आप ये पूछ सकते हैं कि फिर सारा काम इसी तरह ही हो गया तो फिर ब्रेन को क्यों सिग्नल जा रहा है। देखो, ब्रेन को इसलिए सिग्नल जा रहा है कि सिर्फ जरूरी नहीं कि उस गर्म चीज से हाथ ही पीछे हटाना था, हो सकता है पूरी बॉडी भी उस गर्म चीज की जद में आ रही है, तो फिर ब्रेन क्या करता है, सोच समझकर टांगों को भी पीछे करता है, सारी चीजों को पीछे करता है। तो इसके अलावा अगर सुई चुभी है जैसे यहाँ पर है, तो हाथ तो पीछे हट गया, ये तो स्पाइनल कॉर्ड ने कर दिया। लेकिन इसके अलावा फिर ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन सोचे समझेगा है हाथ पीछे हट गया है, सुई चुभी है। ब्रेन को पता चल जाएगा ना कि जब यहाँ से सिग्नल जाएगा तो ब्रेन को पता चल जाएगा सुई चुभ गई है। ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, इस हाथ को हुक्म देगा, सिग्नल भेजेगा इस हाथ तक कि ये हाथ जरा आंखों के सामने लेकर आओ। ठीक है। तो जब हाथ आंखों के सामने आएगा, ठीक है, हाथ आंखों के सामने आया, तो क्या हुआ, जो रोशनी है हमारी, फर्ज करो वहां पर सूरज की रोशनी है या लाइट की रोशनी है, वो रोशनी क्या हुई, रोशनी पड़ेगी। जब हाथ आया ना आंखों के सामने, तो रोशनी जो है, ये मैं रोशनी को एल से जाहिर करता हूँ यहाँ। रोशनी हाथ पर पड़ी और उस हिस्से पर पड़ी जहां पर चोट लगी, और उस हिस्से से कहाँ गई फिर वो, जब हमारी आंखों के सामने होगा तो हमारी आंखों के अंदर गई, और हमारी आंखों के अंदर कहाँ गई, रेटिना पर गई। रेटिना से फिर आगे सिग्नल दोबारा ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन फिर क्या देखेगा, ब्रेन देखेगा कि कितना का नुकसान हो गया है हाथ को, और फिर उसके मुताबिक ही हमें मजीद भी काम करवाएगा हमसे। मिसाल के तौर पर पट्टी करवाएगा, मिसाल के तौर पर खून निकल रहा है, खून रुकवाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाने के बारे में सोचेगा कि डॉक्टर के पास तो नहीं, तो ये सोच ही हमारे दिमाग में आएंगे। तो देखो, ये इतना इतना अच्छा सिस्टम है, ये इतना कम्प्लेक्स सिस्टम इसीलिए ये इतना परफेक्ट सिस्टम हमारा इसीलिए ये। इसमें देखो, रिफ्लेक्स वाला काम बहुत ही सिंपल है, और बच्चे अक्सर समझते हैं कि ब्रेन का यही काम है, सिर्फ ये रिफ्लेक्स है, इसमें तो ब्रेन इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा। ब्रेन का काम इसके बाद शुरू होता है। ठीक है। और आप इस एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सीएनएस में सिर्फ ब्रेन नहीं आता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन नहीं आता, ब्रेन के साथ ये स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ठीक है। और रिफ्लेक्स आर्क आपके क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये डायग्राम आपको ड्रा अच्छी करनी आनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक बात मैं बतानी कल बता दी थी मैंने, आज मैं बतानी भूल गया कि ये वाला जो है ना हिस्सा जहाँ पर सेल बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पर सिर्फ एक न्यूरॉन की सेल बॉडी नहीं होती, इस तरह के बहुत लाखों करोड़ों न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। तो इस हिस्से को फिर हम सेल बॉडी के कलेक्शन को क्या कहते हैं, गैंग्लिया। ठीक है। और गैंग्लिया मतलब इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है। गैंग्लिया बस आप याद रख लो। चलो, रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ पासेज ऑफ इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन। एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है जिसमें ब्रेन पहले नंबर पर काम नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड ही काम करती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। ये बात अक्सर टीचर समझाने से कासर रहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन कैसे है भाई। अ, यानी कि देखो, यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शन कैसे हुआ, जबकि जो मसल इन्वॉल्व हो रहा है स्केलेटल मसल, इसको हमने ऊपर ऊपर आप देखो, ये वॉलेंट्री मसल है, इसको हम अपनी मर्जी से हरकत दे सकते हैं। ठीक है। तो
ये फिर इनवॉलेंट्री रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हमारी मर्जी से वो चीज होगी जो ब्रेन करवाएगा। स्पाइनल कोड ऑटोमेटिक ही काम करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड तक सिग्नल आया और आगे फिर मसल तक चला गया, तो ये इसलिए इनवॉलेंट्री है, यानी हमारी मर्जी, हमारा ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हुआ। हमारी सोच समझ वो हाथ पीछे करने में इन्वॉल्व नहीं हुई। हाँ, अगले कामों में हमारी सोच समझ इन्वॉल्व हो। The direction of stimulus is from receptor to sensory neuron to associative neuron and then through motor neuron to the effector। ये बात मैं 15 दफा कर चुका हूँ कि डायरेक्शन क्या है। सेंसरी न्यूरॉन से, एसोसिएटिव न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर तक। ये रिफ्लेक्स आर्ट का कंपोनेंट। तो ये चार कंपोनेंट बन गए: सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारा नर्व इम्पल्स का। नर्व इम्पल्स मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, और फिर इसके बाद मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा। नर्व इम्पल्स थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और ये मजे का भी, काफी ही लंबा है। नर्व इम्पल्स बेसिकली है क्या? ये वही जो मैं अभी तक सिग्नल सिग्नल कह रहा था ना, ये वही सिग्नल को ही कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। अ, मैं ये देखो, ये सिग्नल जो जा रहा है बेसिकली, ये सिग्नल कैसे जाता है, यही हम इस नर्व इम्पल्स में पढ़ेंगे। और ये जनरेट यहाँ पर पैदा कैसे होता है, यहाँ पर जाकर क्या करता है, सिग्नल यहाँ से आगे 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 कैसे मूव करता है, ठीक है। तो यही ये सिग्नल को ही नर्व इम्पल्स कहते हैं, और ये आगे आगे कैसे जाता है, इसको इसके बारे में ही पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। नर्व इम्पल्स बेसिकली एक वेव होती है, और ये वेव किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की, यानी कि इसमें दो किस्म की चेंजेस है। इलेक्ट्रिक चेंजेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चेंजेस हमेशा वो वाली चेंजेस होती हैं जिसमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक चेंजेस कहते हैं। केमिकल चेंजेस जो उसमें जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। कुछ केमिकल भी बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, तो जब वो वाले केमिकल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जब उनकी वजह से कुछ चेंजेस होती हैं, तो हम उनको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हमें बैटरीज में भी मिलती हैं, ठीक है। बैटरीज का अगर आपने कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो उसमें वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस पर ही चलती है। That nerve impulse is a wave of electrochemical changes which travel along the length of the neuron involving chemical reaction and movement of ions across the cell membrane। तो ये देखो, इसमें दो चीजें बताई। इसमें एक तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं कुछ, इसलिए केमिकल चेंजेस है, और इसमें मूवमेंट ऑफ आइंस भी हो रही है। इस वजह से ये, जब मूवमेंट ऑफ आइंस होंगे, आइंस आइंस क्या होते हैं? चार्ज चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होंगे तो कैटाइंस, और अगर नेगेटिव होंगे तो एनाइंस। तो जब इनकी मूवमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन ये मूवमेंट होगी कहाँ? ये होगी अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के इधर या उधर। सेल मेम्ब्रेन किसकी? न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन बेसिकली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। अब इसने ये दूसरी एग्जाम्पल, पहले इसने बताया नर्व इम्पल्स वो सिग्नल क्या है। वो बेसिकली एक एक चेंज है, और वो चेंज कैसे पैदा होता है? कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ आइंस की मूवमेंट होती है, यानी कि कुछ एक चेंज है। नर्व इम्पल्स वो सिग्नल क्या है? वो बेसिकली वो चेंज हो रहा है न्यूरॉन्स के सेल में, ब्रेन के सराउंडिंग। मैं मिसाल के तौर पर सिंपल बताता हूँ, आगे आपको अच्छा सा भी बताऊंगा। और यार देखो, ये एक सीधी लाइन ड्रा करने के लिए क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये देखो अभी भी सीधी नहीं हुई, चलो लेकिन कोई मसला नहीं। ये एक न्यूरॉन है बेसिकली। ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, और फिर एक्सॉन होता है, ये तो फिर पढ़ लिया होगा। अच्छा। अच्छा, ये जो नर्व इम्पल्स है ना, इसको पढ़ते वक्त मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मोटर न्यूरॉन जो होता है ना, मोटर न्यूरॉन जिसके ऊपर सेल बॉडी होती है और नीचे सारा एक्सॉन होता है, उसको दिमाग में रखें, ठीक है। तो ये उसको जो है वो दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। ये देखो, पीछे कुछ आवाज आ रही है मेरे बैकग्राउंड में ना। कोई बंदा एक दो लोहे के पाइप आपस में मार रहा है।
और मेरे सामने ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि क्या आप कोई म्यूजिक बजा रहे हो। देखो उसकी उस आवाज़ की वजह से इसको इतना ब्रेन, कंप्यूटर का इतना दिमाग काम करता है, लेकिन हमारा इससे भी ज्यादा करता है क्योंकि पहले मेरे कानों ने सुन लिया था उसको। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वेव किस तरह काम करती है, ठीक है। असल में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ये आपको, ये नीचे डायग्राम दिया उससे समझा देता हूँ। पहना तो इसको तो ये वाली डायग्राम। अब देखो, ये आपने बस जितनी बात मैंने यहाँ पर क्लियरिंग करनी है ना अभी तक उतनी ही समझनी है, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, वो बात समझ में समझा दूंगा आप। अब देखो, ये सेल यानी कि एक्सोन, ये एक्सोन है, ये एक्सोन यानी कि इधर से इधर, इधर से इधर मूव कर रहा है। इसमें अगर आप देखो तो पूरा एक्सोन जो है वो बाहर से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और तो ये बाहर से पॉजिटिव चार्ज है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है सारे के, और अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज, स्वाई इस हिस्से के, इस हिस्से को उसने डार्क भी किया है। इस हिस्से में अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ तब्दीली आई है, ये देखो स्टिमुलस आया है, तो इस वजह से यहाँ पर एक आयंस की मूवमेंट की वजह से इनके पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर चला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, जिसकी वजह से सिर्फ इतने हिस्से में अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए। तो ये देखो, अगर फर्ज करो तो देखो यहाँ पर एक चेंज आई है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये वाली एक चेंज जो है, ये मतलब बहुत ही कम टाइम में, मतलब ऐसे बिल्कुल 1 सेकंड का भी 1 लाखवां हिस्सा गुजरा और ये चेंज आगे ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गए, ठीक है, और ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गए। ये कैसे हो रहे हैं, आगे ट्रांसफर कैसे हो रही है, मैं ये बताऊंगा, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक वेव बता रहा हूँ कि वेव कैसे बन रही है। तो ये देखो, पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ, जब यहाँ से ट्रांसफर हो गई तो इधर ये रिवर्स हो गया, यानी कि इधर से पॉजिटिव आइन जो है वो वापस नेगेटिव में, ये चार्ज नेगेटिव हो गया। तो देखो, पहले पहले इस हिस्से में बनी एक चेंज आई, फिर इस हिस्से में चेंज आई, फिर अगले हिस्से में चेंज आएगी, इसी तरह आगे। तो देखो ये चेंज की एक वेव सी बन गई है, इसी को ये कह रहा है एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है या चेंज की वेव है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि कैसे आगे वेव कैसे बन रही है। ये जब ये वेव आगे आगे ट्रांसफर कर होती है तो इसी को ही हम कहते हैं सिग्नल आगे जा रहा है, ठीक है, या नर्व इम्पल्स आगे जा रही है। और ये मूवमेंट ऑफ आइंस मैंने बताया ना कैसे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से यानी कि बीच में से हो गई। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, कि इलेक्ट्रिकल वर्क वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है किसी सिस्टम में, वो उस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। मिसाल के तौर पर एक बैटरी में कैपेसिटी है, एक बैटरी के दोनों साइडों पे, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको बता दूं, मुझे पता नहीं है कि आपकी फिजिक्स कितनी के अच्छी है, नहीं तो फिर उसी हिसाब से बता देता, नहीं तो मैं रहने देता बताने को, अगर मैं लाइव पढ़ा रहा होता तो फिर मैं आपसे पूछ लेता, लेकिन चलो क्या किया जा सकता है। अच्छा, फर्ज करो ये एक ये बैटरी है, ठीक है। इसका एक सिरा पॉजिटिव है, बैटरी का एक सिरा हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक यार पॉजिटिव साइन ही ड्रा हो रहा, और एक ये नेगेटिव है, ठीक है। असल में बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव कैसे होता है, क्या वो अभी आपने सोचा है एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव कैसे होता है। बेसिकली बैटरी के दरमियान में, मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, सारी बैटरियां इस सिस्टम इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग नहीं करती, हर बैटरी का मैकेनिज्म अलग होता है, लेकिन मैं एक सिंपलेस्ट तरीन बैटरी की एग्जांपल दे रहा हूँ। बैटरी में क्या होता है, दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जिसके तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं यानी बिजली से लगाते हैं, जब बैटरी को बाहर से बिजली मिल रही होती है
तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जहाँ मूव करेगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ज्यादा। तो ये देखो, तो जब हम इसको इसकी बिजली कट कर देंगे तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज पॉजिटिव वापस नहीं आ सकता, यहाँ से वापस आने की इसके रास्ता बंद किया हुआ है हमने। यानी कि ये यहाँ से सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये हमने ऐसी बैटरी डिजाइन की। अब देखो इस सिस्टम में इस चार्जेस के लदा लदा चार्जेस के फर्क की वजह से इसके मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आने की वजह से, एक कोने से दूसरी जगह आने की वजह से इस सिस्टम के अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो गई है। ठीक है, काम करने की क्या सलाहियत पैदा हो गई? बेसिकली पहले हमने इसको बिजली देकर कुछ हमने खुद काम किया ना, बिजली दी तो एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से चार्ज लदा लदा हो गए। अब इस सिस्टम में ये काबिलियत आ गई कि ये खुद काम कर सकते हैं। तो अगर हम इसका टर्मिनल को बाहर से जोड़ दें एक बल्ब के साथ, ये एग्जांपल आपने बड़ी दफा पढ़ी होगी अपने फिजिक्स के टीचर से, अगर नहीं पढ़ी तो आपको अपने आप पर थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो है पॉजिटिव चार्जेस जो हैं अब इस सिस्टम में काम करने की सलाहियत पैदा हो गई है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा? ये मैंने कहा कि पॉजिटिव आयन वापस यहाँ से नहीं आ सकते, अलबत्ता बाहर से जा सकते हैं। तो ये यहाँ से पॉजिटिव आयन जब यहाँ से ऐसे इधर आएंगे तो ये बल्ब इसमें ये आयन के मूव करने की वजह से जल जाएगा। ठीक है, जल जाने का मतलब ये नहीं कि फ्यू उड़ जाएगा, जलने का मतलब है लाइट पैदा करेगा। ठीक है, इनलाइटन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा वो। इसको हम, तो देखो हमने एक काम करवा लिया बैटरी से, पहले हमने इसको खुद एनर्जी दी और उसके बाद हमने एक काम करवा लिया। तो जब एनर्जी देने के बाद यानी कि बिजली से चार्ज करने के बाद इस सिस्टम की जितनी काम करने की सलाहियत थी ना, जितनी देर बल्ब जलाने की सलाहियत थी, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बाकी फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर मजीद नहीं समझाया जा सकता, ना मैं समझा सकता था समझाया फिजिक्स की क्लास में। बाकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये इस बार इलेक्ट्रिकल वर्क करने की कैपेसिटी को कहते हैं, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क किया जा सकता है किसी एक सिस्टम के द्वारा। यानी कि कोई एक सिस्टम जो है द्वारा, ये हिंदी जुबान में कहते होते हैं ना क्रिकेट में। चले, कोई एक सिस्टम कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकता है, तो ये उस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। असल में इट रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर। यही मैंने ड्रा करके दिखाया था कि असल में ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये जाहिर करता है कि एक एनर्जी स्टोर हुई हुई है। जैसे उस बैटरी में एनर्जी स्टोर हो गई थी ना, और वो स्टोर कैसे हुई थी? सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से। दो साइडों पर, एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए थे, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस अ बैरियर, वो दरमियान में मैंने एक रुकावट भी बनाई थी। इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स, अब ये लेके आया उस बैटरी की ही पूरी सिस्टम को लेके आएगा, न्यूरॉन्स में कैसे चार्जेस सेपरेट होते हैं और क्या चीज बैरियर के तौर पर काम करती है। इन द केस ऑफ न्यूरॉन दी चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। न्यूरॉन्स में क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो क्या, कौन से चार्जेस होते हैं? वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। यानी कि आम तौर पर ये जो बैटरी मैंने बनाई थी यहाँ पर जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, नेगेटिवली होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस करते हैं। जैसे सोडियम का आइन है, जैसे पोटेशियम का आइंस है, जैसे क्लोरीन का आइन। तो ये न्यूरॉन्स के केस में ये चार्जेस जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस पर होते हैं, और चार्ज सेपरेटिंग बैरियर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन चार्जेस को जो सेपरेट कर रही होती है वो कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को जो कि सेल में होगी, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगी, तो वो उसको हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो यही मैं आसानी से अगर समझाने की कोशिश करूँ तो, अच्छा, ये एक डायग्राम है जिससे मैं समझा सकता हूँ। ये देखो, इस डायग्राम में बेसिकली उसने दरमियान में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ऐसा ही है। एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म है।
और ये सेल का बाहर का है, यानी कि सेल से बाहर है ये हिस्सा। ठीक है। अब सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल के अंदर क्या हो, सेल के अंदर क्या है। बस आप इतने हिस्से को देखो, इसके ऊपर उसने ये देखो, ये सिर्फ इतना हिस्सा देखो अभी, इसको छोड़ दो। ये सिर्फ इतना हिस्सा देखो। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर है और ये अंदर है। अब इतनी समझ लगी। अब देखो सेल के अंदर भी सोडियम पोटेशियम का आयन, तो सेल के बाहर भी पॉजिटिव सोडियम पोटेशियम का आयन है, लेकिन सेल के बाहर सोडियम के आयन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। और पोटेशियम के आयन जरा कम, काफी कम होते हैं। ये मुझे तो वैल्यूज की भी याद है, क्योंकि एमबीबीएस में हम जब रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं तो इससे पता चल जाता है हमें। सोडियम के आयन सेल के बाहर 140 मिली इक्विवेलेंट पर एमएल होते हैं, और पोटेशियम के होते हैं 4 मिली इक्विवेलेंट। अंदर सोडियम के आयन्स कम होते हैं काफी। जब बाहर ज्यादा होंगे सोडियम के आयन, तो अंदर क्या होंगे, कम होंगे। तो सोडियम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 14 मिली इक्विवेलेंट अंदर होगा, और पोटेशियम जो है वो तकरीबन 80 मिली इक्विवेलेंट होगा। लेकिन ये सारी वैल्यूज जो मैंने अभी बताई हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक लाइन आती है दरअसल आपकी टेक्स्ट बुक में, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा बताना पड़ा था, नहीं तो जो है वो बताने की भी जरूरत नहीं थी। मैं इसको वैसे लिख दूं तो कोई मसला नहीं है। ये होता है 140, इसकी वैल्यू 140 होती है। ये मिली इक्विवेलेंट बेसिकली एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम एक यूनिट है ना, तो चार्जेस को मेजर करने का एक यूनिट होता है मिली इक्विवेलेंट। पोटेशियम बाहर होता है 4, पोटेशियम अंदर होता है तकरीबन 80, और सोडियम होता है तकरीबन 14। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज जो है ना, ये आप कहीं पर लिख लें। ये वैल्यूज जो है ना, ये कहीं पर लिख लें। ठीक है। अभी अभी जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये अभी अपने सामने पेज पर या बुक पर सोडियम बाहर कितना है, या ये जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसके सामने जैसे मैंने लिखी है ना, जैसे जैसे यह मैंने लिखे हैं, इस डायग्राम पर ही लिख लो। क्योंकि इसकी वो लाइन नहीं तो फिर आपको पढ़ाने में मुझे दोबारा मसला होगा। इतनी समझ लगी। अब जो ये अब इस इससे हमें एक बात का पता चल रहा है कि बाहर पॉजिटिव आइंस जो हैं वो ज्यादा हैं। ये देखो, बाहर 144 बन रहे हैं टोटल, और अंदर 94 बन रहे हैं। एक तो बाहर का वैसे ही पॉजिटिव ज्यादा है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये कुछ ऑर्गेनिक आइंस भी अंदर पड़े हुए हैं। ऑर्गेनिक आइंस कौन से हैं, ऑर्गेनिक आइंस बेसिकली प्रोटीन्स को कह रहा है। प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो प्रोटीन्स भी पड़ी हुई हैं अंदर बहुत ज्यादा। एक तो आइंस के ऊपर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, यानी कि आइंस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जैसे सोडियम आइन है, पोटेशियम आइन है। और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ना, तो अमाइनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स पर भी होता है। तो अब ओवरऑल अगर देखो, तो अंदर वाले हिस्से में एक तो पॉजिटिव आइंस भी कम है, और ऊपर से अंदर प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है। तो इस सारे के वजह से क्या हो रहा है कि अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, या नेगेटिव। और बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये इस सूरत में होता है कि बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर वाले सोडियम से, और बाहर पोटेशियम कम है अंदर वाले पोटेशियम से। ठीक है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा धीरे धीरे से याद कर लेना। ये वैल्यूज अगर याद कर लोगी तो इजी हो जाएगा। अब इस सूरत में हमें पता चल गया कि देखो, सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइडों पर चार्ज जो है वो सेपरेट हुआ हुआ है, यानी कि बाहर पॉजिटिव ज्यादा है और अंदर नेगेटिव ज्यादा है। और इनके दरमियान में एक बैरियर भी है। तो मतलब इस चार्ज सेपरेट हुआ हुआ है, दरमियान में बैरियर भी है, तो इस पूरे सिस्टम में काम करने की ताकत मौजूद है। इस सिस्टम में जो काम करने की ताकत है ना, वही इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। और ये सिस्टम काम कैसे करेगा, आपको क्या लगता है ये काम कैसे करेगा। ये बेसिकली काम ऐसे करेगा कि जब जैसे ही छूट मिलेगी ना, छूट मिलेगी, तो ये सोडियम जो है ना, ये पॉजिटिव जो चार्ज ज्यादा है, ये फौरन से अंदर आना शुरू कर देगा, क्योंकि ये बाहर बहुत ज्यादा है अंदर वाले सोडियम की निस्बत। तो ये फौरन, और वैसे भी अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएगा ये बैरियर के थ्रू। ठीक है। जैसे ही छूट मिलेगी, मैंने कहा छूट मिलेगी, ठीक है, तो ये बैरियर में जब भी जैसे ही छूट मिलेगी, जैसे ही मौका मिलेगा, तो ये अंदर, तो इस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। तो अब, लेकिन अभी सिस्टम काम जब नहीं कर रहा, अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा,
तो जब हमने वोल्ट मीटर लगाकर देखा, तो ये देखो, जब वोल्ट मीटर लगाकर देखा, तो ये हमें जो रीडिंग मिली, ये जीरो है, ये इधर से इधर को पॉजिटिव है और इधर को नेगेटिव रीडिंग, ये स्केल बना हुआ है, ठीक है। तो हमें जो रीडिंग मिली वो तकरीबन -70 मिली है यहाँ पर, -70 मिली वोल्ट। पता नहीं इसका यूनिट क्या होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ -70 की रीडिंग मिली है। -70 की रीडिंग का मतलब है कि अंदर, माइनस का मतलब यहाँ अंदर के जो नेगेटिव ज्यादा चार्ज है ना, उसकी वजह से ये माइनस रीडिंग आई हुई है। तो अंदर यानी कि नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा है, ये यहाँ पर इस स्केल पर भी बाहर कर। इसमें आपको ये जो रीडिंग्स है ना, 140 वाली, 14, 80, 14, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो कोई मसला नहीं। और ये -70 भी याद करने की जरूरत नहीं, ये शायद आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये -70। तो इसमें माइनस साइन जो है वो अंदर के नेगेटिव, सेल के अंदर के नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। चल, अब मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलें, अब मेरे ख्याल में आपने नोट डाउन कर लिया होगा हर चीज। A typical neuron at rest is more positive electrically outside than inside the cell membrane। तो यही मैंने बताया कि एक टिपिकल न्यूरॉन, यानी कि एक आम, टिपिकल मतलब एक आम न्यूरॉन, जो जो भी न्यूरॉन है, वो एक आम न्यूरॉन जो है वो, टिपिकल वर्ड वाला कहाँ, चलो टिपिकल वर्ड थोड़ी बात कर ले, टिपिकल वर्ड वाला कहाँ यूज करते हो, ड्रामा में कह रहे होते हैं ना, तुम भी एक टिपिकल मर्द ही साबित हुए हो। यानी कि आम मर्द क्या करते हैं, अपनी बीवियों पर हुक्म चलाते हैं, तो वो बीवियां आगे से क्या कहती हैं, तुम भी एक टिपिकल मर्द ही साबित हुए हो। तो उस वजह वहां पर टिपिकल वर्ड यूज करते हैं। तो आम न्यूरॉन जो है वो एट रेस्ट, रेस्ट का क्या मतलब है कि अभी बैरियर वो खुला नहीं है, अभी कोई काम हो नहीं रहा। तो एक आम न्यूरॉन पॉजिटिव इज मोर पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकली आउटसाइड, यानी कि ज्यादा इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जो कि मैंने दिखाया अभी कैसे। आप आपकी बुक पर जो चार्जेस लिखे हुए हैं वो आप, जो मैंने पीछे वाली डायग्राम समझाई है, वो मैंने कहा था ना, बुक पर नोट डाउन कर लो, वो देख लो। देन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पर, यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। दिस नेट डिफरेंस इन द चार्ज बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अभी न्यूरॉन ने कंडक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी कोई सिग्नल नहीं पास हो रहा। तो ये जो नेट डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बाहर पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, इसको ही हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है, तो ये रेस्टिंग है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्योंकि ये एक एनर्जी स्टोर हुई हुई है, इस वजह से ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, एक स्टोर हुई हुई एनर्जी को कहते हैं। तो ये इस सिस्टम में काम करने की ताकत है। द मेजर फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब ये वो फैक्टर बताएगा जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व हुए हैं, और ये मैंने आपको सारे पहले ही बता दिए हैं उसी डायग्राम में। सबसे पहले उसने बात की है सोडियम और पोटेशियम आयंस की, हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द नर्व सेल्स एंड द सराउंडिंग फ्लूइड, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि बहुत सारे आयंस होते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आयंस है ना, जिनको हम बात करेंगे, जिनके वो सोडियम और पोटेशियम आयंस है। सोडियम आयंस आर 10 फोल्ड हायर इन कंसंट्रेशन आउटसाइड देन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन सरफेस। यही बात कर रहा था कि सोडियम आयंस 10 गुना ज्यादा होते हैं अंदर की निस्बत, बाहर ज्यादा होते हैं 10 गुना अंदर की निस्बत। तो यानी कि बाहर अगर 140 है, तो अंदर मैंने कितने लिखवाए थे, 14, तो अंदर की निस्बत बाहर क्या हो गए, 10 गुना ज्यादा हो गए ना। वेरस पोटेशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड। तो बाहर कितने थे पोटेशियम आयंस, 4 थे, तो अंदर कितने थे, 80। तो अंदर 20 गुना ज्यादा थे बाहर की निस्बत, यही लिखा हुआ है। मैंने इस लाइन को समझाने के लिए आपको वो रीडिंग्स नोट डाउन करवा दी, क्योंकि वहां पर अगर वहां से मुझे मिटाना था उन रीडिंग्स को। All the neurons have very active sodium and potassium pumps located in their cell membrane। अब ये अगली बात कर रहा है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं आंसर। All the neurons have very active sodium and potassium pumps located in the cell membranes, driven by the splitting of ATP. These pumps transport sodium out and potassium in the cell, both against their respective concentration gradients. For every two potassium there are they that are actively transported inward, three sodium are pumped out. So inside becomes more negative than the outside of the cell membrane of neuron। अब मैं आता हूँ इस डायग्राम पर दोबारा। चलो देखो, मैंने ये बताया था सोडियम बाहर ज्यादा होता है 140,
आप अपनी बुक पर ये डायग्राम जो है ना ये सामने होनी चाहिए, ये मैं जब पढ़ा रहा हूँ। सोडियम 140, इधर सोडियम 4, इधर पोटेशियम 4, सॉरी सोडियम इधर 140 और इधर सोडियम 14, इधर पोटेशियम 4 और इधर सोडियम पोटेशियम 80, ऐसा ही है। एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए जो अभी तक नहीं आई, तो एक बात आनी चाहिए कि ये सोडियम बाहर ज्यादा कैसे है और अंदर कम कैसे है, और पोटेशियम बाहर कम कैसे है और अंदर ज्यादा कैसे है, ये कैसे है, ये कौन कर रहा है। तो जैसे मैंने बैटरी के सिस्टम पढ़ाते हुए बताया था ना कि एक पहले हम बाहर से बिजली लगाकर बैटरी को चार्ज करते हैं जिससे एनर्जी स्टोर होती है, वैसे ही एक यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, ये देखो, एक पंप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है, हालांकि सोडियम बाहर ज्यादा है। ओहो यार ये क्या आंसर है। अच्छा, हालांकि ये देखो ये सोडियम बाहर जा रहे हैं, हालांकि सोडियम पहले ही यहाँ पर ज्यादा है, सोडियम बहुत मकदार में है, यहाँ पर 140 है ना, अंदर सिर्फ 4 है। ठीक है, ऐसा। अच्छा एक बात आपको कंफ्यूज ना करते, ये अगर आपको ये बात कंफ्यूज करते तो आप बहुत ही बोल रहे हो, ऐसा ना समझ लेना कि ये 3 बाहर चले जाएंगे तो फिर पीछे एक रह जाएगा, असल में 140 और 4 का जो मतलब है वो इनका डिफरेंस बताने का मकसद है, होते ये लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में, अरबों क्या खरबों चरबों जो भी है, सरबों नरबों जो भी, आप हम गिनती नहीं कर सकते इनकी कि ये कितने सोडियम बाहर हैं, टोटल सोडियम नहीं बता सकते सेल के बाहर कितने हैं अरबों चरबों बता रहा हूँ। असल में ये फर्क बताने के लिए कि अगर अंदर 4, सॉरी 14 है अंदर, सॉरी मैं फिर 4 लिख देता हूँ, अगर बाहर 140 है तो अंदर हर 140 जो बाहर है उसके मुकाबले में अंदर 14 है। ठीक है, यानी कि फर्क बताने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम बताते हैं, ये नहीं है कि टोटल ही 140 है, एक सेल के बाहर 140 सोडियम पड़े होंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर 140 खरब बलब अरब नरब जरब पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम गिन ही नहीं सकते, कोई चीज नहीं है जो इनको गिन सकती है और ना हम गिन पाएंगे कभी, ये बहुत ज्यादा है सोडियम, और अंदर भी बहुत ज्यादा है, हम सोडियम अंदर भी कितने हैं ये नहीं गिन सकते कि अंदर कितने हैं। ठीक है, तो तो इसको अ, जो हम अगर बात करें इसकी, तो ये जो 140 और 14 की जो मैं बात कर रहा था, तो मतलब बाहर बहुत ज्यादा है सोडियम, लेकिन फिर भी ये पंप बाहर की तरफ सोडियम फेंक रहा है, और पंप 140 मैंने बाहर बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी और फेंक रहा है बाहर। इसी तरह जो पोटाशियम है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यानी कि अंदर पोटाशियम 80 है, ऐसा ही है आपकी बुक पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पोटाशियम अंदर फेंक रहा है, ऐसा ही है। तो जब भी आयन की मूवमेंट इस तरह होगी, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ कि बायोलॉजिकल में फैक्ट फैक्ट उसे कहते हैं कि जो जुटलाया ना जा सके, बस वो फैक्ट पक्का हो जाता है, उसके बाद हम जितने भी तजर्बात कर लें उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम उस चीज को फैक्ट कहते हैं। तो ये फैक्ट है कि जब हम किसी भी आयन के मूवमेंट इस तरह करेंगे कि जब उसको हम कम कंसंट्रेशन वाले एरिया से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया पर लेकर जाएंगे उसी आयन को, जबकि उस आयन की कंसंट्रेशन जिस एरिया से वो जा रहा है, इस एरिया से वो जा रहा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी कम है, और जब बाहर जो जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये थोड़े वाले एरिया से ज्यादा वाले एरिया तक जा रहा है, तो इसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, और वो एनर्जी को कौन देगा, वो एनर्जी देगी एटीपी। ठीक है, ठीक है, एटीपी। और इसी तरह पोटाशियम भी, चूंकि बाहर पोटाशियम कम है ना और अंदर ज्यादा है, तो कम वाले एरिया से ज्यादा वाले एरिया में हम पोटाशियम यानी कि अगेंस्ट जा रहे हैं। हालांकि चीजें ऐसे मूव करती हैं, पानी भी ऐसे मूव करता है कि ज्यादा पानी वाले एरिया से कम पानी वाले एरिया की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कम वाले से हम ज्यादा की तरफ चूंकि लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ही है ना, हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। और यहाँ पोटाशियम भी इस तरह है कि कम वाले एरिया से हम ज्यादा, यानी कि कम पोटाशियम वाले एरिया से ज्यादा पोटाशियम वाले एरिया की तरफ पोटाशियम को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये सारी एनर्जी जो है वो एटीपी से आएगी। इसी वजह से जो ये पंप है इसको हम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस भी कहते हैं, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप।
ठीक है, ये देखो, मैं इसको बता रहा हूँ। मैंने बताना ये था बस कि ये यहाँ पर एटीपी क्यों यूज हो रहा है, तो ये देखो इस पंप की वजह, इस पंप में एटीपी भी यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखो। एटीपी टूट रहा है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी वजह से सोडियम बाहर जा रहा है, उसकी वजह से सोडियम बाहर जा रहा है, और पोटाशियम जो है वो अंदर आ रहा है। और हर तीन सोडियम के बाहर जाने पर दो पोटाशियम अंदर आते हैं, ये इस पंप की वजह से है। इनके इस पंप की जो स्ट्रक्चर है ना, इस पंप का जो फ्रेम बना हुआ है वो इस तरह ही है कि जब भी ये तीन बाहर निकालेगा सोडियम, वो दो पोटाशियम अंदर ले आएगा। ठीक है, और हर तीन बाहर निकालने और दो अंदर लाने पर एक एटीपी यूज हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिफ्यूजन हो रही है सोडियम पोटाशियम की, ये आपने भी छोड़ देना, ये क्या हो रही है ये। अच्छा, एक बात और, जिस मूवमेंट में एटीपी हम यूज होती है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, 14वां चैप्टर जो है ना उसमें। क्योंकि यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हमें टेक्स्ट बुक पर जा रहा हूँ। All the neurons, यहाँ से पढ़ रहे थे, all the neurons have very active sodium and potassium pumps located in their cell membrane। सारे न्यूरॉन्स में ही सोडियम और पोटेशियम के पंप हैं। और वो कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन में। दिखाया है ना, देखा है ना नीचे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे पंप है, एक पड़ा हुआ। ड्रिवन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। और ये पंप ड्राइव कैसे होता है, यानी कि इस पंप में एनर्जी कैसे आती है, इस पंप में एटीपी के टूटने से एनर्जी आती है। दीज पंप्स ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट एंड पोटेशियम इनटू द सेल। ठीक है, ये मैंने बता दूंगा। बोथ अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन। ये देखो, यही बता रहा है कि दोनों की जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है। यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि ज्यादा मूवमेंट वाले एरिया से कम मूवमेंट वाले, कम ज्यादा मिकदार वाले एरिया से कम मिकदार वाले एरिया की तरफ मूवमेंट होना। तो ये अगेंस्ट जा रही है, यहाँ पर कम मिकदार वाले एरिया से ज्यादा मिकदार वाले एरिया पर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो इस वजह से एटीपी चाहिए होता है। फॉर एवरी टू पोटाशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड, थ्री सोडियम आर पम्प्ड आउट। और हर दो पोटाशियम जो कि अंदर आते हैं, उनके आने के लिए तीन सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं। तीन सोडियम बाहर जाएंगे तो दो पोटाशियम अंदर आ जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, जो ये जो पंप है, ये तीन सोडियम को बाहर निकालता है, और दो, हर तीन सोडियम बाहर निकालने पर सिर्फ दो पोटेशियम अंदर लेके आता है। ठीक है, तो देखो, ज्यादा सोडियम यानी कि ज्यादा पॉजिटिव, सोडियम पर पॉजिटिव आइन है और पोटेशियम पर भी एक ही पॉजिटिव। सोडियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का फार्मूला होता है Na+1, और पोटेशियम भी Ka+1। तो सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पोटेशियम पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन देखो, इस सारे में तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहे हैं और दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना। तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहे हैं, दो पॉजिटिव। तो इसकी वजह से ओवरऑल बाहर वाला जो एरिया है वो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं ना, तो इस वजह से ओवरऑल, यानी कि जब देखो, एक साइकिल हुआ तो तीन बाहर गए और दो अंदर आए। जब मैं दो साइकिल को मिला के देखो तो देखो, छह बाहर चले गए और सिर्फ चार अंदर आए, तो +2 बाहर चार्ज ज्यादा हो गया, +2 बाहर ज्यादा हो गया। तो देखो, +2 का डिफरेंस हो गया ना फिर। चार अंदर आए तो छह बाहर चले गए, तो +2 का फर्क हो गया, छह में से चार निकालो तो दो आता है। तो इस तरफ बाहर वाला हिस्सा ज्यादा पॉजिटिव हो गया और अंदर वाला हिस्सा नेगेटिव हो गया। सो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर वाला हिस्सा ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक तो ये है, एक तो सोडियम पोटेशियम, एक तो ये जो एक तो ये वजह इसने बयान की, एक तो ये फैक्टर बयान किया सेल के बाहर वाले हिस्से को पॉजिटिव और अंदर वाले हिस्से को नेगेटिव करने की। एक ये वजह है कि सोडियम पोटेशियम के जो आइंस हैं उनको ऐसे मूव करवाया जाता है, जिसकी वजह से बाहर वाला हिस्सा ज्यादा पॉजिटिव और अंदर वाला हिस्सा ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है, और भी वजह है। और वो वजह है, दूसरी वजह है, सॉरी सॉरी, और वो वजह है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेल के अंदर कुछ नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस होते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से सेल का अंदरूनी हिस्सा आमतौर पर ज्यादा नेगेटिव होता है। द लार्ज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस सच एज प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली कौन से नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे जिनमें फॉस्फोरस होते हैं ना, वो वाले ऑर्गेनिक एसिड जिनमें फॉस्फोरस होता है, वो जो है वो
नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे अमीनो एसिड भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर फास्फोरस लगा होता है ना डीएनए के ऊपर, और राइबोसोम, डीएनए किससे बना होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर के साथ। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने जब आपको पढ़ाया था, अभी भी सेकंड सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर का निकाल के देखो, उसमें डीएनए किससे बनाता है और आरएनए किससे बनता है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए जो है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो यानी कि वो जो एक एक जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है उनके ऊपर फास्फेट आयन लगा होता है, फास्फेट आयन नेगेटिव चार्ज होता है, PO4 के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है। तो अंदर वाले हिस्से पर ये सारी चीजें नेगेटिवली चार्ज पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से सेल का अंदरूनी हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होता है। आर मच मोर इनसाइड द मेम्ब्रेन देन आउटसाइड। तो ये कह रहा है कि ये जो नेगेटिव आइंस होते हैं ना, ये सेल के अंदर ज्यादा होते हैं आमतौर पर बाहर की निस्बत। बाहर भी कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, ये नहीं कहते हम कि सेल के बाहर प्रोटीन है ही नहीं, या सेल के बाहर कुछ नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं नहीं, लेकिन सेल के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, प्रोटीन्स भी और भी जो नेगेटिव आइंस होते हैं, वेयर दे आर ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन। तो सेल के बाहर जो है ये जो नेगेटिव आयंस हैं, ये बिल्कुल ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल होता है ना होने के, तो सेल के बाहर नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन में, लेकिन सेल के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में। दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव, जिसकी वजह से ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तीसरी वजह क्या है इन सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से को पॉजिटिव और अंदर वाले हिस्से को नेगेटिव होने की? वो है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम न्यूरॉन्स। देखो, आमतौर पर जब ये सोडियम और पोटेशियम आयन, सोडियम इधर यानी कि सोडियम आमतौर पर ये जो सोडियम और जो पोटेशियम है ना, अच्छा इस पे मैं थोड़ी सी आपको बेसिक्स भी पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाए। अक्सर बच्चों को ना बेसिक्स का आइडिया नहीं होता। आपको पता है ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपको यही नहीं पता कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है, जबकि आपको बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है। हम हम रोजाना ही पीटते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, 1500 दफा मैं सेल मेम्ब्रेन का नाम लेता हूँ रोज, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलकर बनी होती है तो ये हैरानी वाली बात है। सेल मेम्ब्रेन अगर आप फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर निकाल कर देखोगे तो उसमें सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक लिखा हुआ है उसमें बताया है उसने कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। लिपिड बाइलेयर का मतलब ये है, एक लिपिड का मालिक्यूल यहाँ होता है जैसे, और एक लिपिड का मालिक्यूल ऐसे होता है। इसी तरह और भी, ओहो, इसी तरह आप निकाल कर देखो, आपको ओहो ये इधर गोल गोल आएंगे, ठीक है, और इधर भी गोल गोल। ये मेरे से डायग्राम सही बन नहीं रही, लेकिन आपको वो निकाल कर देखोगे तो आपको समझ में। देखो, ये ऊपर भी लिपिड के मालिक्यूल्स हैं, नीचे भी लिपिड के मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये एक लिपिड का मालिक्यूल है, ठीक है, ये एक लिपिड का मालिक्यूल, ठीक है, और ये भी एक लिपिड का मालिक्यूल है। तो चूंकि ये दो लेयर्स हैं लिपिड के मालिक्यूल की, इस वजह से इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर, दो लेयर्स हैं। इस एक लिपिड के जो में देखा जाए ना, एक लिपिड के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें ये सर सा बना हुआ है गोल सा, और एक लंबी टेल है। ये आप वहां पर भी लिखा हुआ है, आप अगर आप पढ़ लो तो अच्छी बात है। एक लंबा गोल सा सर है और एक लंबी टेल है, ठीक है। ये जो गोल सा सर है ना, ये फैट फैट वाला हिस्सा होता है, फैटी हिस्सा होता है। और ये जो टेल होती है ये चार्ज होती है, चार्ज, ये चार्ज होती है। तो ये सर की वजह से आप आपने केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला, या फॉर्मूला कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक असूल पड़ा हुआ है, रूल पड़ा हुआ है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, के एक जैसी चीजें एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होती हैं। देखो, ये लिपिड का है तो लिपिड वाले जो हिस्से होते हैं ये जो चार्ज चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको दूर फेंकते हैं अपने से, ये अपने करीब नहीं आने देता, यानी कि यहाँ से करीब नहीं आने देगा ये। तो इसी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से गुजर नहीं पाते, ठीक है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से गुजर नहीं पाते। इसी वजह से सोडियम को देखो अंदर से बाहर ले जाने के लिए हमें ये एक पूरा पंप लगाना पड़ा, प्रोटीन, ये पंप बेसिकली प्रोटीन का बना होता है,
तो प्रोटीन का पंप लगाना पड़ा जो कि इसको यहाँ से पकड़ता है और बाहर तक ट्रांसपोर्ट करता है, और पोटेशियम को भी इसी तरह। क्यों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और इसके अंदर से डायरेक्ट सोडियम और पोटेशियम मूव नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में लग गई? ठीक है। और इसका ये देखो कितना फायदा है लिपिड बाइलेयर होने का और सोडियम और पोटेशियम आयंस के इसके अंदर से मूव ना करने का, कि ये देखो पंप चूंकि जब सोडियम बाहर ज्यादा कर देता है और पोटेशियम को अंदर ज्यादा कर देता है, सोडियम चूंकि यहाँ पर ज्यादा हो गया, सोडियम यहाँ पर 140 हो गया साल के तौर पर, और यहाँ पर सोडियम 14 है। तो अगर ये इसके दरमियान से सोडियम मूव कर सकता होता, इसके दरमियान से सोडियम मूव कर सकता होता, तो ये सोडियम चूंकि बाहर ज्यादा है तो ये फौरन अंदर आ जाता फिर से, तो कोई फायदा ही नहीं होता, फिर पंप कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये अंदर से नहीं गुजर सकता सोडियम और पोटेशियम के आयंस, तो इसी से ही ये जो डिफरेंस है ना, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, यानी कि मुख्तलिफ मिकदार में का फर्क है कि बाहर सोडियम की मिकदार ज्यादा है और अंदर कम है, ये मेंटेन रहता है। ठीक है। अब मैं अगली बात करने लगा हूँ आपको, और वो ये है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ना, न्यूरॉन्स की जो लिपिड बाइलेयर है, इसमें से कहीं कहीं पर दरमियान में कुछ ना स्पेसिस होती हैं। यहाँ पर जैसे मैंने एक स्पेस थोड़ी सी बनाने की कोशिश की थी, उन स्पेसिस में से ना सोडियम का आयन तो नहीं, लेकिन पोटेशियम के आयन जो है ना वो अंदर से बाहर निकल जाते हैं, जो कि उसने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आमतौर पर नहीं हरकत कर, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेशियम के आयन से फिर भी बाहर निकल जाते हैं। तो देखो पोटेशियम तो देखो कि सोडियम के आयन अंदर नहीं आ पा रहे, लेकिन पोटेशियम का आयन से थोड़े बहुत, ये बहुत ज्यादा नहीं निकलते, थोड़े बहुत निकलते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ से अगर पोटेशियम आयन, चूंकि पोटेशियम आयन तो बाहर ही जाना चाहेगा ना, क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर बहुत ज्यादा है, पोटेशियम आयन अंदर 80 है, और बाहर कितने हैं? बाहर हैं 20। तो पोटेशियम आयंस तो कम, अपने कम वाले एरिया वाले से ज्यादा एरिया, सॉरी अपने ज्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ जाना चाहेगा ना, जो खुद से जाना चाहेगा, जैसे पानी अपने ज्यादा एरिया से कम एरिया की तरफ वो खुद ही जाना चाहता है पानी। तो इस तरह ये पोटेशियम भी खुद ब खुद जाना चाहेगा, तो इस ये कुछ ना कुछ लीक कर जाता है। ठीक है। अंदर से बाहर लीक कर जाता है, तो जब ये कुछ ना कुछ लीक करेगा, तो उसकी वजह से चूंकि यहाँ से पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर से जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी इसकी वजह से भी पैदा होगी, और बाहर जाने की वजह से कुछ पॉजिटिविटी इसकी वजह से पैदा होगी। तो ये देखो, ये मैंने तीन फैक्टर बताए आपको, तीन फैक्टर बताए, एक सोडियम पोटेशियम आयन का डिफरेंस, जो कि ये सोडियम पोटेशियम पंप पैदा करता है, उसकी वजह से बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव है और अंदर वाला हिस्सा क्या है? नेगेटिव है। दूसरा दूसरा है अंदर ये जो ऑर्गेनिक आयंस हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक आयंस अंदर पड़े हुए हैं, ये दूसरा है। ठीक है। ये इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वजह से भी अंदर वाला हिस्सा ज्यादा नेगेटिव है। और तीसरा कि पोटेशियम आयंस भी कुछ ना कुछ बाहर लीक कर रहे हैं खुद से, इसकी वजह से अंदर वाला ज्यादा नेगेटिव और बाहर वाला ज्यादा पॉजिटिव। अब तो मेरा ख्याल समझ आ जानी चाहिए यार, अब तो मिन्नत वाली बात ही है, अब भी ना समझ आए तो। बेसिक्स से पढ़ा पढ़ा दिया है आपको। अब ये भी बताएगा कि लीक कैसे हो रहा है। द सेल मेम्ब्रेन इज वर्चुअली इम्परमिएबल टू ऑल आइंस। यही बात कर रहा है मैंने, जैसे पहले बताया था ना कि आम वर्चुअली कहते हैं जाहरी तौर पर, जाहरी तौर पर तो सेल मेम्ब्रेन सारे आयन के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर से कोई भी आयन नहीं गुजर सकता, एक्सेप्ट सोडियम। सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पर यह है कि सिर्फ सोडियम थोड़ा बहुत लीक कर जाता है। ठीक है। सिंस द मेम्ब्रेन इज स्लाइटली परमिएबल टू सोडियम, सम ऑफ इट लीक आउट ऑफ द सेल। वो कह रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना वो स्लाइटली थोड़ी सी जगह दे देती है, परमिएबिलिटी दे देती है थोड़ी सी सोडियम को, पोटेशियम को सॉरी, कि पोटेशियम लीक करते। The loss of this positive ion from the neuron by diffusion accounts for more negative charge inside than outside the cell membrane। और इस पोटेशियम के भी लीक करने की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज थोड़ा होता है और ज्यादा, सॉरी अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो पोटेशियम आयन अगर बाहर लीक करेगा तो ज्यादा ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर जा रहा है ना, तो बाहर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और अंदर नेगेटिविटी। एक और बात इसमें जो रह गई है वो ये है कि इस वाले हिस्से में हम सोडियम को कम मिकदार वाले एरिया से ज्यादा मिकदार वाले एरिया की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि 14 वाले एरिया से 140 की तरफ लेके जा रहे हैं, और पोटेशियम को 20 वाले एरिया से, सॉरी पोटेशियम को 20 वाले एरिया से 80 की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसको भी कम मिकदार वाले एरिया से ज्यादा मिकदार वाले एरिया की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर एटीपी यूज होगा, यहाँ पर एनर्जी यूज होगी, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम जो है वो
अपने ज्यादा मिकदार वाले एरिया से ही कम मिकदार वाले एरिया की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी एटीपी या एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ये खुद ब खुद हो जाएगा, एटीपी की यहाँ पर यूज नहीं होगी। तो ये होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती है। ठीक है जी। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर की बायो पढ़नी बहुत अच्छी, फर्स्ट ईयर की अच्छी बायो पढ़नी बहुत जरूरी है सेकंड ईयर की अच्छी बायो पढ़ने के लिए। फर्स्ट ईयर की बायो अगर आपने अच्छी पढ़ी होती होगी तो आपको सेकंड ईयर की बायो भी अच्छी समझ में आती है। और सोचो, आप तो अभी आपका कोई मोड ऐसा नहीं है कि आप कोई आगे डॉक्टर वगैरह या कुछ इस तरह का करोगे, मेडिकल के किसी फील्ड में आओगे। सोचो अगर आपने आगे एंट्री टेस्ट देना हो, और एंट्री टेस्ट में से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो न्यूरॉन्स वाला और ये एक्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं। तो एमडी कैट में ये यहाँ से बहुत एमसीक्यू आते हैं, तो उन बच्चों को कितनी समझने की जरूरत है। कि बेसिकली जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये उनके लेवल के लेक्चर हैं कि जिन बच्चों ने आगे एमडी कैट देना है, ताकि मतलब मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट पढ़ाना चाहता हूँ ना, तो उस वजह से अगर वो भी बच्चे पढ़ें तो इतना अगर वो पढ़ लेना तो उसके बाद इनको किसी बहुत ज्यादा चीज की जरूरत नहीं रहे। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि ये ये चार फैक्टर्स हैं। ये सोडियम पोटेशियम नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस और लीकेज ऑफ सोडियम आयंस। और चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि कोई इम्पल्स भी नहीं अभी कंडक्ट हो रही, यानी कि यहाँ से कोई सिग्नल नहीं जा रहा, अभी यहाँ से कोई सिग्नल इस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, ये चार फैक्टर है। अब क्या हुआ? अच्छा, मैं ये डायग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ा दूं, ये मैंने सारा अभी तक सिर्फ इस डायग्राम को डिस्क्राइब किया है, तो ये डिस्क्रिप्शन बस हम रीड ही कर लेते हैं, आपको समझ सारी पहले आ चुकी है। इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट, यानी कि अनस्टिमुलेटेड का मतलब है कि यहाँ पर अभी कोई स्टिमुलस नहीं आया। जब भी कोई स्टिमुलस नहीं आएगा, जब भी कोई स्टिमुलस, स्टिमुलस को मैं एस कह देता हूँ, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। जब भी कोई स्टिमुलस नहीं आएगा तो बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव ही चार्ज, बाहर वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, और अंदर वाला ऐसा ही था ना, जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर वाला हिस्से में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, और उसके फैक्टर्स हमने पढ़े, तो और अंदर वाला नेगेटिव ही चार्ज रहेगा। In the unstimulated state, a neuron has a membrane potential of approximately -70 millivolt। तो यानी कि अनस्टिमुलेटेड स्टेट में कितना मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है? -70 का। ठीक है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यू वगैरह में याद आता है। ये उसने यहाँ कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये रिप्रेजेंट किया है, ये देखो, 100 से 0 से माइनस में जा रहा है, और 100 से जरा ऊपर सुई उसने यहाँ तक लेके गया, तो ये 100 से इधर 70 होगा। ठीक है। The relative concentration of principal ions inside and outside the neurons are indicated by the size of chemical symbols sodium and potassium ion। ये भी इसने अच्छी बात की कि वो कह रहा है कि यहाँ पर तो तकरीबन सेम ही है साइज, यहाँ पर तो कोई साइज नहीं का नहीं फर्क, पता नहीं आपकी बुक पर फर्क हो शायद। वो कह रहा है कि जो जितना साइज का यानी कि जितनी कंसंट्रेशन का फर्क है ना, जितनी मिकदार का फर्क है अंदर और बाहर, हमने उसी हिसाब से उस चीज के सिंबल जो है ना, उस आयन का सिंबल जो है वो बड़ा और छोटा कर दिया। यानी कि यहाँ पर सोडियम ज्यादा है तो आपकी बुक में देखिएगा यहाँ पर सोडियम बड़ा बना होगा, और यहाँ पर सोडियम की मिकदार कम है तो यहाँ पर सोडियम छोटा बना होगा। यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है तो यहाँ पोटेशियम बड़ा बना होगा, और यहाँ पर पोटेशियम कम है तो यहाँ पर पोटेशियम छोटा बना होगा। टू ऑफ द मेजर प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर द, दो मेजर, यहाँ पर ऊपर चार प्रोसेस बताए उसने, और जो दो मेजर थे वो, एक तो एक्टिव एक्सचेंज था सोडियम और पोटेशियम का, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस करवा रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप करवा रहा है। एंड द आउट, जो दूसरा प्रोसेस है वो है आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, यानी कि जो पोटेशियम लीक आउट हो रहा है बाहर। ये दो प्रोसेस मेनली सेल के बाहर के हिस्से को पॉजिटिव और अंदर वाले हिस्से को नेगेटिव रखते हैं। The sodium potassium pump actively transports sodium and potassium into the cell, sodium out and potassium into the cell। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर। एंड इज पावर्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी बाय एन एसोसिएटेड एंजाइम एटीपीएस। और ये पावर कैसे होता है, यानी कि ये सोडियम पोटेशियम पंप को पावर कैसे मिलती है, एनर्जी कैसे मिलती है? एटीपी के टूटने से, स्प्लिट कहते हैं टूटने को, तो एटीपी के टूटने से इसको पावर मिलती है। और कौन सा एंजाइम तोड़ता है उसको, इस एंजाइम को कहते हैं हम एटीपीएस।
ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ तक हम मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ इस लेक्चर को। अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं पास ऑन हुआ, कोई भी सिग्नल। ये न्यूरॉन का अपना स्ट्रक्चर है, कोई बाहर से न्यूरॉन को किसी चीज ने अभी तक तंग नहीं किया। ठीक है, ये बात आपने याद रख ली कि किसी चीज ने बाहर से कोई चीज नहीं आके तंग कर रही है न्यूरॉन को। तो अभी तक न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है, और क्या क्या चीजें उसको अंदर नेगेटिव और बाहर को पॉजिटिव रख रही हैं, ये मैंने सारा बता दिया। बाकी जब इस पर कोई स्टिमुलस आकर अटैच क्या होगा, फिर क्या होगा, ये हम जो है वो स्टिमुलस आकर अटैक करेगा या स्टिमुलस आएगा न्यूरॉन पर, तो फिर क्या होगा, ये हम अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।